हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड में बात करेंगे एक ऐसे केस की जो हर उस शख्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो फैमिली डिस्प्यूट से गुजर रहा हो। ये कहानी है रजनीश वर्सेस नेहा। तो रजनीश और नेहा की ये कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, रिश्तेदारी, बचपन की जिम्मेदारी और कानून की जो लड़ाइयाँ हैं उनका जबरदस्त संगम है। सो नेहा एक माँ, एक पत्नी और एक सबसे पहले एक इंसान। जनवरी 2013 में उसने अपने ससुराल छोड़ दिया। उस वक्त उसका बेटा सिर्फ कुछ महीने का था। कुछ महीने बाद 2 सितंबर 2013 को उसने अपने छोटे बेटे के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत इंट्रीम मेंटेनेंस के लिए एक एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की और फैमिली कोर्ट ने अगस्त 2015 में डिसीजन दिया। नेहा के लिए 15,000 रुपीज और बच्चे के लिए 5,000 महीने का इंट्रीम मेंटेनेंस कोर्ट ने अलाउ किया। लेकिन रजनीश ने इस फैसले को मुंबई हाई कोर्ट में चैलेंज किया और पर वहां पर भी उसको अपील को खारिज कर दिया गया। फिर रजनीश ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश से इनकम टैक्स रिटर्न और बैंक डिटेल्स मांगी। कोर्ट ने ये भी देखा कि रजनीश बार बार कोर्ट के ऑर्डर को इग्नोर करता रहा है, एजियस का पैसा पूरा नहीं दिया। एक स्टेज ऐसी भी आई जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली वार्निंग दी कि अगर मेंटेनेंस का पैसा नहीं दिया गया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इंट्रीम मेंटेनेंस केस सालों तक पेंडिंग रहते हैं और इस केस में जो बैकड्रॉप है, इन बैकड्रॉप को दूर करने के लिए कोर्ट ने डिटेल गाइडलाइन इशू की ताकि मेंटेनेंस केस को यूनिफॉर्मिटी के साथ में सेटल किया जा सके। नेहा ने कहा कि उसके हस्बैंड रजनीश अपनी प्रॉपर्टी और इनकम को छुपाया है। राजेश ने डिफेंस लिया कि वो अनएम्प्लॉयड है और पैसा देने उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। उन्होंने अपने फादर से लोन लेकर के पैसे दिए थे पर वाइफ के लिए और पैसा देने से इनकार कर दिया। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दी कि नेहा को 15,000 पर मंथ और बच्चों को 10,000 पर मंथ का मेंटेनेंस कंटिन्यू रहेगा। पिछले एरियर्स भी 12 हफ्तों के अंदर क्लियर करने का ऑर्डर दिया और अगर कॉम्प्लायंसेस नहीं हुए तो सेक्शन 128 सीआरपीसी के तहत एनफोर्समेंट किया जा सकता है। फैमिली कोर्ट ने कहा गया कि वो 6 महीने के अंदर मेंटेनेंस पिटीशन डिसाइड करे। तो इस केस में दोस्तों जो क्वेश्चन ऑफ लॉ थे वो क्या रेज हुए वो भी हम डिस्कस करेंगे और उसका कोर्ट ने क्या आंसर दिया ये भी डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन ऑफ लॉ था कि वेदर ए हस्बैंड कैन रिफ्यूज टू पे इंट्रीम मेंटेनेंस क्लेमिंग ही हैज नो इनकम और इज इन अनएम्प्लॉयड। सो इसमें क्या था कि जो पहला क्वेश्चन ऑफ लॉ इस कोर्ट में डिसाइड किया कि क्या हस्बैंड मेंटेनेंस देने से मना कर सकता है ये कहकर कि उसके पास में इनकम नहीं है। तो नहीं, कोर्ट ने बोला कि अगर हस्बैंड एबल बॉडी है तो उसकी ड्यूटी है अपनी वाइफ और बच्चों को सपोर्ट करना। अनएम्प्लॉयमेंट एक्सक्यूज नहीं बन सकता, क्लियरली कोर्ट ने इस केस में कहा। सेकंड क्वेश्चन ऑफ लॉ जो अराइज हुआ था इस केस में, क्या वाइफ मल्टीपल लॉज के तहत अलग अलग मेंटेनेंस ले सकती है? तो कोर्ट ने इसमें ये भी क्लियर किया कि हाँ, लेकिन एक कंडीशन के साथ। अगर एक प्रोसीडिंग में मेंटेनेंस मिल चुका है तो दूसरी कोर्ट में उसका सेट ऑफ देना होगा, डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला एवरी न्यू एप्लीकेशन मस्ट बी डिस्क्लोज प्रायर ऑर्डर। तो जो भी कोई अलग अगर नई एप्लीकेशन लगती है तो वो प्रायर ऑर्डर को भी डिस्क्लोज करेगी। इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन ऑफ लॉ था कि कितना मेंटेनेंस मिलना चाहिए, क्या पैरामीटर होनी चाहिए व्हेन कोर्ट इज डिसाइड दिस क्वेश्चन कि कितना मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने काफी क्लियर गाइडलाइन दी इसके ऊपर भी कि दोनों पार्टियों की इनकम, प्रॉपर्टी, लायबिलिटी, वाइफ और बच्चों की जिम्मेदारियां, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टेटस ऑफ द पार्टीज और सबसे इम्पोर्टेंट इनकम एफिडेविट फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया जो कि एनेक्स फर्स्ट था इसमें। तो इस
केस में ही आपको कोर्ट ने प्रिस्क्राइब किया कि आप इनकम एफिडेविट किस फॉर्मेट में आप कोर्ट में फाइल करेंगे, एंड मेंटेनेंस कब से मिलेगा, ऑर्डर की तारीख से या एप्लीकेशन की। ये भी क्वेश्चन ऑफ लॉ था यहाँ पे। तो कोर्ट ने बोला जस्टिस डिले ना हो, इसलिए इफेक्टिव डेट शुड बी द डे वाइफ फाइल द एप्लीकेशन। तो इसमें वाइफ को अगर इनकन्वीनियंट ना हो, परेशानियां ना हो, तो इसके लिए वाइफ को एप्लीकेशन जिस डेट में फाइल की है उस डेट से ही वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगा। अगर हस्बैंड पैसा नहीं दे तो क्या करे, ये भी क्वेश्चन ऑफ लॉ था। तो वाइफ अंडर सेक्शन 128 सीआरपीसी के तहत एनफोर्स किया जा सकता है कोर्ट के ऑर्डर को, एंड कंटेम्प्ट एक्शन भी लिया जा सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दी कि नॉन कंप्लायंसेस विल बी हैव द स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, और हस्बैंड को वो कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे अगर वो कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता। तो यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और अंडर 128 सीआरपीसी एनफोर्समेंट जो ऑर्डर को एनफोर्स किया जा सकता है। सो फाइनल वर्ड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या रहे हैं इस केस में कि मेंटेनेंस इज अ मेजर ऑफ सोशल जस्टिस नॉट ए चैरिटी, डिले इन इंटरिम मेंटेनेंस डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ जस्टिस। कोर्ट ने सारी कोर्ट के लिए यूनिफॉर्म गाइडलाइन इशू की, इंक्लूडिंग इनकम डिस्क्लोजर एफिडेविट, टाइम लिमिट of 60 days to decide interim maintenance। So कोर्ट को within a 16 days interim maintenance decide करना है। एंड मीडिएशन का रोल, मीडिएशन का भी इसमें रोल है कि मीडिएशन हेल्प टू लाइक रिजॉल्व द मैटर और क्लियर डायरेक्शन टू ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन। सो दोस्तों, अगर आपको किसी मेंटेनेंस या मैट्रिमोनियल मैटर में पैसे में फंसे हैं या किसी क्लाइंट की लीगल गाइडलाइंस चाहिए, तो ये जजमेंट एक टॉर्च बेरर है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, कमेंट करें और बताएं आपका क्या ओपिनियन है, क्या मेंटेनेंस लॉ फेयर है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों और कलीग के साथ में, और हाँ, टेक लॉयर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं हूं एडवोकेट अतुल कुमार फ्रॉम द टेक लॉयर। थैंक यू।